सबसे पहले इस चैप्टर में कि समझ लो, टर्म 2 में तुम लोग के कुछ पार्ट्स जो है इस चैप्टर में से कट हो गए थे। ठीक है, मेनली इसमें तुम लोग का 3 टॉपिक है जो कि अपने को डिस्कस करना है चैप्टर में। मतलब रादर देन डिस्कसिंग द एंटायर पार्ट और जानना कि भैया कौन सा कट हो गया कौन सा है, इट इज बेटर। वो तो पड़ेगा वैसे भी। हम बोल रहे हैं कि इट इज बेटर कैट वी व्हाट डिस्कस दैट 3 टॉपिक्स। ठीक है, एक है तुम्हारा कैपिटल मार्केट्स के ऊपर, ठीक है, एक है तुम्हारा कैपिटल मार्केट्स के ऊपर, दूसरा है आपका एंजल इन्वेस्टर बोल के, और तीसरा है वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, ये 3 टॉपिक है जो कि आपको डिस्कस करना है। आज अपना कैपिटल मार्केट खत्म हो जाएगा। ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर, ये दोनों टॉपिक आपका नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। दैट मींस बाय द नेक्स्ट क्लास आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझो पहले चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है, देखो एक बार के लिए क्या लिखा हुआ है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है उसमें बहुत सारा मीनिंग बताया हुआ है। पहला बात लिखा हुआ है रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी चीज जो कि अपने को बिजनेस में काम आता है, जो भी बिजनेस कैरी आउट करने के लिए कोई भी इनपुट की तरह काम आता है, उसको अपना क्या बोलेगा, रिसोर्स बोलेगा। और मोबिलाइज का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ दिस रिसोर्सेज, क्या बोलते हैं इसको, मूवमेंट। तो किस तरीके से, इस तरीके से हम लोग सामान यूटिलाइज करें कि प्रॉपर्ली सब कुछ यूटिलाइज हो, इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हो, रिसोर्स को प्रॉपर्ली यूज किया जाए ताकि प्रोडक्शन क्या हो सके, बढ़ सके, उसको अपन क्या बोलेगा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। सेंट्रल थीम क्या है चैप्टर का, समझो। ठीक है, सेंट्रल थीम ये है आपका इस चैप्टर का कि हमें जानना है कि आखिरकार हम लोग कहां से पैसे उठा सकते हैं, किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से पैसा उठाए और उसको इस तरीके से यूज करें ताकि एज अ होल पूरे बिजनेस में काम आ सके। ठीक है, ऑब्वियसली वी कैन टेक अप लोन्स एंड ऑल ना, लोन तो अपन ले ही सकता है, बट लोन लेने से नुकसान क्या है कि उसको वापस रिपे करो। कभी कभी बिजनेस जो है इतना रेडी नहीं होता है कि अपन जो लोन लिया है उसको अपन वापस कर सके। कभी कभी शुरू शुरू में बिजनेस में कैश बर्न करना पड़ता है ताकि बिजनेस जो है शुरू में एक बार के लिए एस्टैब्लिश हो सके, उसके बाद में जाकर जब वो अच्छा प्रॉफिट कमाए तो वापस रिटर्न में मिले। अब किस तरीके से तुम्हारा इक्विटी जो है, मेनली इस चैप्टर में जो फोकस, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में बाहर से जो लोन का स्ट्रक्चर है वो सब नहीं है सिलेबस में। ठीक है, आपके टर्म 2 में वो पार्ट डिस्कशन का नहीं है। टर्म 2 में जो पार्ट डिस्कशन का है वो मेनली है अपना इक्विटी यूज कर, अपना इक्विटी को हम लोग किस किस तरीके से दे सकते हैं, पैसे किस तरीके से उठा सकते हैं ताकि एज अ होल इंडस्ट्री का, एज अ होल इंडस्ट्री अपने जो बिजनेस है उसका ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला अपन डिस्कस करेगा वो लिखा हुआ देखो, कैपिटल मार्केट। ठीक है, अच्छा ये ऑन नहीं किया हुआ, एक बार उसका स्विच दिया हुआ क्या, वो तो है बट वो हाँ लैम्प चल गया। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपका, कैपिटल मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जो हम लोग को पता ही है। स्टॉक मार्केट आप लोग सुना है, ठीक है, शेयर मार्केट आप लोगों ने सुना है ना, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट को अपन बोलेगा कैपिटल मार्केट। ठीक है, समझ में आया। एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो आप लोग को शायद अदरवाइज नहीं पता था। ठीक है, बट जब से शार्क टैंक आया यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ वेंचर कैपिटलिस्ट, वो इज अ एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, तो अब वो जो थोड़ा रिलेट करने में दिक्कत होता था आपको, ठीक है, उसको अभी समझने में अपने को इजी होता है। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। तो वो अब क्या हो गया, जो टॉपिक पहले रिलेट नहीं कर पा रहा था अब वो बहुत रिलेटेबल टॉपिक हो गया आपके लिए। ठीक है, सबसे कॉमन क्या है आपका, देखो नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, देखो सीधा सा बात है, कुछ इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो अपने मनी या फिर रिसोर्सेज को कहा किसके पास देते हैं, एंटरप्रेन्योर को देते हैं। इससे फायदा क्या, एंटरप्रेन्योर के पास पैसे आते हैं, वो अपना बिजनेस को एक्सपांड करता है, ग्रोथ लेके जाता है, उसका एक्सपर्टीज को यूज करता है और आगे जाके उस बिजनेस का एज ए होल डेवलपमेंट होता है। इसमें फायदा क्या होता है कि कभी कभी कोई बिजनेस जो है वो लोकल लेवल पे है, बट क्योंकि इन्वेस्टर्स कई जगह से आते हैं, आपको पैसे देते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है आपका नेशनल लेवल पे क्या होता है आपका फाइनेंस जो है उसका रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता। मतलब बेसिकली क्या है, आप अगर एकदम लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे फंक्शन कर रहे हो, बाहर से जब पैसे आते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, एक नेशनल ब्रांड बनने का एक एक्सपेक्टेशन आपका बन जाता है और रिसोर्सेज जो है आप उसको प्रॉपर्ली मोबिलाइज या फिर मूवमेंट करवा। समझ में आया आप लोग को, क्लियर है बिल्कुल। ये 2 टाइप का होता है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, बड़ा सिंपल है। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत लगा क्या, नहीं ना, कैपिटल मार्केट समझ ले अपन ने। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ 2 टाइप का मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है, देखो सीधा सा बात है, कभी जब नया इशू होता है मार्केट में,
ठीक है, आपने सुना ना, शेयर्स फर्स्ट टाइम अगर लिस्ट होता है, ठीक है, लिस्टिंग के वक्त में जो हो रहा है उसको अपन क्या बोलेगा, प्राइमरी मार्केट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट टाइम जब इशू हो रहा है शेयर्स तभी प्राइमरी मार्केट होता है, बट मेनली क्या है, जब कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करा रहा है, ठीक है, पब्लिक को, ठीक है, तो उस वक्त क्या बोलेगा अपन, प्राइमरी मार्केट। और नॉर्मल अपन ट्रेडिंग किया, मेरे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर्स था, मैंने अंकित को दे दिया, अंकित ने तुमको दे दिया, इस तरीके से अगर शेयर का ट्रेडिंग हो रहा है, पुराने सिक्योरिटीज अगर आपस में ले रहे हैं लोग बाग, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को अपने शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेगा, सेकेंडरी। सिंपल, कुछ डिफिकल्ट लगा? ठीक है, प्राइमरी मार्केट में जैसा मैं बोला था कि दो चीज है, एक है इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको आईपीओ बोलता है, सुना होगा आपने, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एक वर्ड थोड़ा नया होगा आप लोगों के लिए जो है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। ये हल्का हल्का शायद आपने बीएसटी में भी टच किया होगा, आई डोंट नो, ठीक है, क्लास 11 का बीएसटी आई बिलीव या 12 वाला में, ठीक है। तो आईपीओ एंड एफपीओ वाला पार्ट है, इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड सॉरी फर्दर पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है सर, ठीक है, कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को अगर पब्लिक को देता है सब्सक्राइब करने के लिए, फर्स्ट टाइम, ठीक है, मार्केट में वो लिस्टिंग करवाया, सब कुछ कराया और अपने शेयर्स को पब्लिक को दे रहा है ताकि पब्लिक जो है उस शेयर्स को खरीद सके, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। वर्ड को ब्रेक कर दो, इनिशियली आपने पब्लिक को ऑफर दिया कि आप मेरे शेयर्स और सिक्योरिटीज को खरीद लो, ठीक है, समझ में आया आपको? देखो इसमें क्या लिखा हुआ आपका, मेथड्स क्या लिखा है, नंबर 1 है पब्लिक इशू, रेजिंग फंड डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, इट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड, ठीक है। इसमें हम लोग देखो, एक सेकेंड, ठीक है, डिस्कस करेंगे, इसी के अंदर फॉल करता है। अच्छा पहले समझ लो एक बार के लिए, इधर होगा शायद, हाँ ठीक है, हाँ, एक मैंने आपको बोला इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, पहले अपन ये डिस्कस करता फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरा है आपका फर्दर पब्लिक ऑफर। फर्दर पब्लिक ऑफर क्या है, कभी कभी कंपनी चाहे तो और भी अपने शेयर्स को लिस्ट करवा सकता है ताकि पब्लिक खरीद सके, उसको क्या बोलेगा हम लोग, फर्दर पब्लिक ऑफर। सिंपल सा बात है, इनिशियली जब पहली बार कराया तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, और जब अपने शेयर्स को वापस से दिया, कंपनी ने वापस से दिया पब्लिक को खरीदने के लिए, तो उसको क्या बोलेगा अपन, फर्दर पब्लिक ऑफर। बेसिकली क्या है इसमें, शेयर्स अपना जो है, फॉर एग्जांपल 100% शेयर्स एक कंपनी के पास में था, उसने सोचा कि 20% शेयर्स जो है, 20% शेयर्स मैं पब्लिक को देता हूं ताकि वो खरीद सके, ताकि एज अ होल पैसे आ सके, अच्छा खासा पैसा आता है, आपको पता होगा जब पब्लिक से सब्सक्राइब किया जाता है शेयर्स तो अच्छा खासा पैसा आता है एज अ होल। सिंपल सा बात है, अगर आप पब्लिक से पैसे उठा रहे हो, दैट मींस इन सिंपल लैंग्वेज यू ऑलरेडी हैव बिकम अ नेशनल ब्रांड। समझ में आया आपको? ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप एक ही बार कर सकते हो, बार बार कर सकते हो, उसको बोलते सेकंड टाइप वाला क्या बोलेगा अपन, फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। आप समझो एक बार के लिए, पब्लिक इशू वाला जो वर्ड है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। क्या लिखा हुआ, रेजिंग द फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, इट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड। आपने सुना भी यही होगा ज्यादातर कि कंपनी जो है वो लिस्टिंग करवा रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर दे रहा है, इसे आपने सुना होगा कई सारे टाइम, ठीक है। तो ये सबसे कॉमन चीज है जिसके थ्रू कंपनी जो है पैसे उठा सकता है। किस तरीके से उठा सकता है, नंबर 1 जो है, आपको कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस देगा। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ओवरऑल एक ब्रोशर टाइप का, कि आप देख लो कि भैया कंपनी क्या करता है, कैसे करता है। आज डेट में इट इज वेरी कॉमनली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ऑल्सो, तो आप बैठ के आराम से कंपनी के बारे में जान सकते हो कि क्या है क्या नहीं, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करोगे ना बेसिकली। तो प्रोस्पेक्टस इशू कराएगा, उसके बाद आपको कुछ देखो, आपको सेबी पता है क्या होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता है, किसका करता है, स्टॉक मार्केट का रेगुलेशन के लिए कौन बैठा हुआ है, सेबी बैठा हुआ है। तो ऑब्वियसली जब कंपनी प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू कर रहा है, पब्लिक को ऑफर दे रहा है कि आप हमारे शेयर्स को खरीदो, तो ऑब्वियस सा बात है उसको सेबी रेगुलेशंस को भी पूरा करना पड़ेगा। तो जो सेबी फॉर्म वगैरह देगा उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। एंड सिंपल लैंग्वेज में क्या, देखो आपको पता होगा दो टाइप के कंपनीज मेनली होता है, ऐसा नहीं कि खाली दो टाइप के कंपनीज होते हैं, बट मेनली जो दो डिस्टिंक्शन क्या है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू इट शेयर, और मतलब बेसिकली उनका जो शेयर्स है उनको पब्लिक सब्सक्राइब नहीं कर सकता। दैट मींस प्राइवेट कंपनी जो है वो ऐसे आके नहीं हो सकता बाजार में कि देखो मेरा शेयर्स खरीद लो आराम से, ठीक है, इतने रुपए में अवेलेबल है। दिस कैन ओनली बी डन बाय व्हाट, अ पब्लिक कंपनी। तो इसका बेनिफिट कौन उठा पाता है, खाली पब्लिक कंपनी, मतलब एक पब्लिक कंपनी होना पड़ेगा आपको। तो भैया दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑब्वियसली द वर्ड है कि देखो सीधा सा बात है, अगर प्राइवेट कंपनी के ऊपर टेंशन नहीं है कि पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकता वो लोग बेसिकली, तो कंप्लायंस वगैरह थोड़ा कम होगा। सेबी या फिर कंपनी लॉ जो है वो कौन से कंपनी में ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा, क्यों रहेगा प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक के ऊपर रहेगा ना, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है ना, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, तो किसको कौन सा कंपनी था स्ट्रिक्ट रहेगा, ठीक है, पब्लिक वाले केस। बेनिफिट्स क्या है इसका, इशू करने का बेनिफिट्स क्या है, या तो याद कर लो आप, ठीक है, या तो याद कर लो, या तो नॉर्मली बता दो कि भैया अगर मैंने पब्लिक से पैसे उठाया तो फायदा क्या होगा, सबसे पहले कैपिटल आएगा मेरे पास अच्छा खासा, जो मेरा ग्रोथ एक्सपेंशन मार्केटिंग में इन जनरल काम आए
का क्लियर बिल्कुल, ठीक है। नंबर 2 क्या बेनिफिट है, कभी कभी क्या होता है पैसे की रिक्वायरमेंट होता है, मर्जर होना है दोनों कंपनी के साथ में, ठीक है, उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो भी आप पब्लिक इशू करा सकते हो ताकि पैसे आए, अल्टीमेटली आप मर्जर एंड एक्विजिशन में हेल्पफुल हो। एज अ होल अगर मार्केट से पैसे आ रहा है तो आपका वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आपका लिक्विडिटी क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है, बढ़ जाएगा। समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। ड्रॉबैक्स भी है क्या इसका कुछ, ये तो क्या एडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स भी है। नंबर 1 देखो, सीधा सा बात है, अगर पब्लिक से आप पैसे उठा रहे हो, जनता का पैसा जहां जहां इन्वॉल्व है वहां पे गवर्नमेंट जो है उसके सामने से सीन खड़ा हो जाता है, उसको बार बार चेक करना पड़ेगा कि भैया आप सही तरीके से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बहुत बार पब्लिक का जो पैसा है उसको लेके क्या किया हुआ है, ठीक है, मिसयूज किया है, गायब हो चुका है, दुआया हुआ पैसा, तो वो नुकसानदायक है नहीं पब्लिक के लिए, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, आपको अकाउंटेबल होना, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स आपको मांगेगा वैसे आपको डॉक्यूमेंट्स हमेशा सबमिट करना पड़ेगा। नंबर 2, पब्लिक कंपनी को हमेशा इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कराना पड़ता है। आपको मैं दिखा देता हूँ, mca.gov.in बोल के एक साइट है, ठीक है, mca.gov.in बोल के साइट है। हर कंपनी का एक सिन नंबर होता है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, चैट करो चैप्टर नंबर 2, मैंने आपको बताया था, हर एक कंपनी का एक सिन नंबर होता है, ठीक है। आप उस कंपनी में सिन नंबर डालो, ठीक है, आप उस साइट में जाकर सिन नंबर टाइप करो, ठीक है, आपको कंपनी का सारा डिटेल्स आ जाएगा उसमें, कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, उसके लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, सब कुछ आ जाएगा उसमें। बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स जो है उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगा, आप सुना होंगे, ठीक है, एमओए एंड एओए, दीस आर बेसिकली कंपनी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो कंपनी के बारे में सब कुछ बता रहा है ए टू जेड, ठीक है। वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स जो है पब्लिकली अवेलेबल है। इनफैक्ट कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस भी आप आराम से नॉर्मल कोई भी इंसान एक बेसिक फी देकर डाउनलोड कर सकता है, मंगवा सकता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी का कोई भी चीज छुपाया नहीं रहता, इसलिए तुम मनी कंट्रोल में जाओगे, क्योंकि आप इन्वेस्ट करने वाला ना, पब्लिक जब पैसा इन्वेस्ट करने वाला तो कंपनी को जानना है। जब मनी कंट्रोल में अपने पास बैलेंस शीट पीएल सारे कंपनी का रहता है, वो कैसे रहता है, क्योंकि इट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, हर कंपनी को अपना ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देना जरूरी है। समझ में आया, नहीं तो ये बड़ा बहुत बड़ा डिफॉल्ट है, क्योंकि पब्लिक जब पैसा लगा रहा है तो पब्लिक को जाना जरूरी है। फिजिकली क्या है, देखो अपन अगर कोई अगर रिलायंस में अपन रुपया लगा रहा है तो अपने को जानने का हक है या नहीं कि रिलायंस कैसा परफॉर्म करे, सिंपल सा बात है। कोई भी धंधा में अगर अपन रुपया लगाता है तो अपने को आइडिया होना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमेशा डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ऑब्वियसली टू मेंटेन सर्टेन सॉलिडारिटी यू हैव टू आल्सो पे डिविडेंड, ठीक है। रिस्क ऑफ टेक ओवर केस के ऊपर है, कभी कभी क्या होता है, देखो कंपनी जब इक्विटी देता है अपना, ठीक है, चाहे पब्लिक खरीदो चाहे और खरीदो कोई भी, प्रॉब्लम क्या है कि आप अपना जो शेयर होल्डिंग है वो कम कर रहे हो, जैसे जैसे आप अपना शेयर होल्डिंग को कम करते हो वैसे वैसे आपका ताकत क्या हो रहा है, ठीक है, मेन जो ओनर है वो क्या हो रहा है, पावर क्या हो रहा है, कम हो रहा है अल्टीमेटली। तो ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा पार्टी है अच्छा खासा शेयर खरीद लिया और अल्टीमेटली पता चला कि भैया 51% उसके पास चला गया है और कंपनी टेक ओवर हो चुका है, इसमें कोई चॉइस के ऊपर नहीं है। समझ में आया, बराबर समझ में आया लास्ट में। और रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए स्ट्रिक्ट रहेगा ज्यादा, गवर्नमेंट बॉडीज एंड रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए जो कंपनी पब्लिक से पैसे उठा रहा है उनकी तरफ थोड़ा सा गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज का थोड़ा स्ट्रिक्टनेस। समझ में आया, एडवांटेजेस क्या है कि आराम से कैपिटल उठाओ, ठीक है, वैल्यूएशन बढ़ाओ, मर्जर एंड एक्विजिशन में काम आएगा, लिक्विडिटी हो जाएगा पैसे का, क्योंकि भैया आप शेयर्स को ट्रेडेबल फॉर्म में लेके आ गए तो आपके पास कंटिन्यूअसली पैसे आ रहे हैं। ड्रॉबैक्स मेनली क्या है, स्ट्रिक्ट हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी है, पब्लिक कंपनी को इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, रेगुलर डिविडेंड वगैरह पेमेंट करना पड़ता। समझ में, ये तो हो गया पब्लिक इशू, सिंपल सा बात है, पब्लिक इन जनरल को दे दिया हम लोगों ने मौका कि आप एक काम करो हमारे शेयर्स को खरीद लो। नंबर 2 हो गया आपका राइट इशू। राइट इशू समझो क्या होता है, ठीक है, ये अभी थोड़ा दिन पहले टीसीएस शायद लेके आया था, आई बिलीव, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। राइट इशू में देखो क्या होता है, कभी अगर कंपनी का ना नया इशू करवाया जाता है ना, एक एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अपना इशू कराया जाता है शेयर्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोचो दिव्यांशी इज ऑलरेडी द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, ठीक है, तो एज अ हक, बिकॉज उसने पहले कंपनी में विश्वास किया, उसने पहले कंपनी के शेयर्स को खरीदा है, तो ऑब्वियसली उसको प्रेफरेंस देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो उसके पास एक राइट है कि पहले हम आपको पूछेगा कि अगर आपको शेयर्स खरीदना है तो आप शेयर्स को खरीद लो, उसने ना बोला तो मैं दूसरे पब्लिक की तरफ जाऊंगा। इनफैक्ट ये तो कर ही सकता है अपन, जब इसने ना किया था मैं दूसरे पब्लिक के पास जाऊंगा। इनफैक्ट ये भी कर सकता है कि इसको मैंने शेयर्स दिया, इसने बोला कि मुझे तो नहीं लेना है बट आई थिंक ध्रुव को लेना है, ध्रुव को ये अपने नाम पे रिनाउंस कर सकता है शेयर्स को, अल्टीमेटली मैं इशू किसके नाम पे करूंगा, ध्रुव के नाम पे, और ये जो तुमने रिनाउंस किया ना अपना राइट को ताकि ध्रुव ले पाया, उसके बदले दिव्यांशी एक फीस भी चार्ज कर सकता, हाँ तुम इसको पे करेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कंपनी राइट दे सकता किसी को, ए को दिया ताकि वो ट्रांसफर कर सकता किसको, बी को,
ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, कंपनी शेयर्स किसको ट्रांसफर करेगा, बी को, और बी ए को क्या देगा, एक सम ऑफ मनी दे। समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल, क्या नहीं समझ में आया बताओ। सबसे पहले ये वाला पहला वाला रीड करो। इफ कंपनी ब्रिंग्स अ न्यू इशू, फर्स्ट ऑफर इज इट्स टू द first offer to its what existing shareholders. If they refuse, then they offer to the public. इसमें एक प्रीएम्प्टिव राइट भी है, एक इनिशियल राइट भी तुम्हारे पास क्या राइट है कि भैया ये राइट जो है ना, तुमको मिल रहा है कि तुम्हारे नाम पे शेयर्स पहले ट्रांसफर होगा, नाम होगा तुम्हारा, उसको तुम ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, वही सेम वाला एग्जांपल देखो, कंपनी है, हाँ देखो एग्जांपल देखो ना, ए है तुम्हारा दिव्यांशी, बी है तुम्हारा ध्रुव। सोचो कंपनी राइट किसको देता है, पहले दिव्यांशी को, उसको नहीं लेना तो वो क्या कर सकता है, तुमको ट्रांसफर कर सकता है। तो ऑटोमेटिकली कंपनी शेयर्स किसके नाम पे ट्रांसफर करेगा, ध्रुव के नाम पे। उसके बदले ध्रुव क्या देगा, दिव्यांशी को एक पेमेंट करेगा, बिकॉज शी हैज रिनाउंस्ड हर राइट्स, मतलब रिनाउंस मतलब गिव अप कर दिया अपने राइट्स। चलेगा आपका बिल्कुल, नहीं नॉट नेसेसरी ब्रोकर, शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा। नहीं ब्रोकर्स इस मामले में नहीं है, शेयर होल्डर्स को राइट देता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब पब्लिक का प्रॉब्लम क्या है, कई सारे पब्लिक पीपल कैन परचेज द शेयर्स। एज अ कंपनी डोंट वांट अ लॉट ऑफ पीपल, डिफरेंट लोग अलग अलग छोटे छोटे शेयर्स खरीदे आपके। आप चाहते हो कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स आपके पैसे आपसे शेयर्स खरीद लें। तो बेसिकली कंपनी कैन सेल इट शेयर्स और ट्रांसफर इट शेयर्स टू सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स। अब सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स कौन हो गए तुम्हारे, जैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, म्यूचुअल फंड के लोग हो गए, जनरल इंश्योरेंस के लोग हो गए, इनके पास अच्छा खासा पैसा है, तो ये लोग अच्छा खासा शेयर्स जो है कंपनी का खरीद सकते हैं। मोटो वही है, अल्टीमेटली शेयर्स दिया, पैसा क्या किया गवर्नमेंट, उससे ऑर्गेनाइजेशन ने उससे दे दिया। मतलब इन पहले वाले केस में क्या हो रहा था, आप नॉर्मल शेयर होल्डर से पैसे ले रहे थे। सेकंड वाले केस में क्या होता है, आप उनको राइट दे रहे थे, उस राइट को वो रिनाउंस कर सकता है। नंबर 3 क्या बोला मैंने, मैं छोटे छोटे हर एक जिनको पब्लिक को नहीं देकर क्या कर रहा हूँ, एज अ होल एक बड़े कोई पार्टी को मैंने दे दिया कि भैया आप मेरे शेयर्स को खरीद लो, ताकि हमारे पास पैसे आ। समझ में आया आपको, दिस क्या चीज, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, और किस तरीके से कंपनी शेयर इशू करता है। नंबर 4 देखो, सबसे इंटरेस्टिंग है आपका, ऑफर टू द एम्प्लॉइज। अब ठीक है, टाटा ने शायद तक ESOP सबसे पहले शुरू किया था। ठीक है, बेसिकली क्या था, देखो कंपनी का इशू क्या है, कंपनी के पास में कोई एक जन नया जन आया काम करने के लिए, ऑब्वियसली उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, 2-3 साल वो काम किया, एक्सपीरियंस गैदर कर लिया, फिर जैसे उसको कोई बेटर ऑफर मिला, वो स्विच हो गया। अब इसमें नुकसान क्या है, शेयर्स का बात ही नहीं है। सबसे बड़ा इशू क्या है, पहला साल 2 साल में तो ऐसे भी कंपनी का कोई फायदा देता नहीं है, कोई भी एम्प्लॉयज होता है तो पहला साल भर तो ऐसे भी कोई काम नहीं देता है। क्या नहीं करता, क्यों नहीं देता, क्योंकि पहले पहले समझते रह जाता है, साल 1.5 साल तो उसको लगता है ट्रेनिंग वेनिंग कंप्लीट करने में, प्रॉपर्टी समझने में। जब साल 2 साल बाद में कंपनी को लगा कि अब मैं जाके इसका यूटिलाइज करूंगा रिसोर्स को, तब वो क्या कर रहा है, कंपनी को छोड़ रहा है। तो अल्टीमेटली कंपनी का नुकसान है या नहीं है, इतना मैंने ट्रेनिंग किया, इतना मैंने HR सपोर्ट दिया, उसको सब कुछ किया, अल्टीमेटली फायदा किसका आएगा, किसी और कंपनी का जो बेटर पे कर रहा है। तो कंपनी के पास अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी वजह से, यस। तो कंपनी हैज 2 ऑप्शंस। ठीक है, कंपनी 1 हैज व्हाट द ऑप्शन ऑफ ESOP, इसको बोलता है एम्प्लॉयर स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है, एम्प्लॉयर स्टॉक ऑप्शंस क्या होता है, सिंपल सा बात है, वो आपको बोलता है कि आप 5 साल काम करो हमारे कंपनी में, अगर आप 5 साल काम करोगे तो हम अपने कंपनी के कुछ शेयर्स आपको देंगे एट अ वेरी डिस्काउंटेड रेट। एग्जाम्पल, अगर 100 रुपए का शेयर है तो मैं शायद आपको 30 रुपए में दे दूं, बट आपको काम कितना दिन करना पड़ेगा। मोटिवेशन क्या रहता है, 5 साल अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरे ESOP के राइट क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। अब रिलायंस द शेयर जिसमें ESOPs अगर मिले तो आपको पता है कि 5 शेयर 10 शेयर 15 शेयर जितना भी मिल जाए, 100 शेयर 200 शेयर जितना भी मिल जाए, आपके लिए बेनिफिट है या नहीं, कि सैलरी तो मिल ही रहा है, साथ में कंपनी का ओनरशिप भी आपको मिल रहा है, एंड दैट टू एट अ वेरी लो रेट ऑफ वेरी लो रेट। समझ में आया आपको, इसको बोलते हैं ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, एम्प्लॉय को ऑप्शन दे दिया कि भैया आप 3 साल 5 साल 6 साल काम करो, आपको कंपनी जो है शेयर्स देती रहेगी। आप बोलोगे भैया 5 साल बाद में ESOP दिया, 5 साल जैसे कंप्लीट हुआ ध्रुव छोड़ने का सोचा, तो कंपनी ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपको ऑप्शन देगा, आपको बोलेगा 5 साल तो काम करिए, 2 साल और काम करो, आपको हम 100 शेयर्स और देगा या 50 शेयर्स और देगा इस रेट में। समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल ये वाला पार्ट। ठीक है, और एक होता है स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट का मतलब क्या होता है, पसीना, जो डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, नहीं, स्वेट का मतलब पूछा हम, स्वेट
स्वेट का मतलब पसीना होता है आपका। तो कुछ लोग एम्प्लॉय लोग होता है जो लोग खून पसीना एक कर देता है कंपनी को बढ़ाने के लिए। अब उनको रिवॉर्ड करने के लिए कंपनी क्या करता है, आपको शेयर्स फ्री में देता है। इसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स और इसॉप में डिफरेंस समझ रहा है? इसॉप में क्या कर रहा है, आपको रुकाने के लिए डिस्काउंटेड रेट में आपको शेयर्स दे रहा, फ्री में नहीं दे रहा आपको। और इसॉप में, सॉरी, स्वेट इक्विटी में क्या हो रहा है, आपको शेयर्स दे रहा है फ्री कॉस्ट, बिकॉज आपने अच्छा किया है। दोनों मोटिवेशन के लिए ही है, एक रोकने के लिए, दूसरा मोटिवेशन करने के लिए। नहीं, वैसा नहीं होता, आपको वीआरएस दे देगा वो लोग, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। बोलेगा आप काम करो, आप हो जाएगा, और मत काम करो, चला जाओ। ठीक है, जनरली गवर्नमेंट कंपनी से ज्यादातर होता है ये, कि कोई आदमी का रिटायरमेंट आने वाला है, अब वो 60 साल का हुआ नहीं है, 55, 56, 57 का हुआ है, अब ऐसा वो काम कर नहीं पा रहा है, उल्टा उसको रिप्लेस करने से बेटर रहेगा। तो कंपनी बोलता है कि आप एक काम करो, वीआरएस ले लो। वीआरएस मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। आप ले लो, हम आपको जो भी पार्ट होगा आपका सैलरी का, उसका एक हिस्सा आपको दे देगा, आराम से घर पे रेस्ट करिए। ठीक है, अब से कोई, अब एग्जाम्पल नंबर 2 है इसका, रतन टाटा केस में वो ऑलरेडी उनका रिटायरमेंट हो जाना चाहिए था ना नियम से, तो बट उन्होंने, कंपनी ने क्या किया, एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन, आपको याद है 2 रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के रतन टाटा को अंदर घुसा लिया कि भैया हम लोग को तो ये चाहिए, इनके बिना तो अपना काम नहीं होने वाला। तो इस तरीके के अलग अलग प्रोविजन होते हैं। ये कंपनी के पास में बहुत सारी चीजें रहता है, बट ऐसे नहीं कि आज मन हुआ निकाल दिया, आज मन हुआ रख लिया, ऐसे पॉसिबल। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर है? एडवांटेज क्या है इसका, इसॉप्स का या फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स का एडवांटेज क्या है? नंबर 1 क्या बढ़ रहा है अपना, एफिशिएंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऑब्वियसली मोटिवेशन आ गया। ठीक है, लो लेबर टर्नओवर का मतलब क्या हो गया आपका, लेबर को बार बार आपको क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। सोचो एक बार मेरा जॉब से कोई निकल गया, हमको किसी और को हायर करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग कॉस्ट, रखने का कॉस्ट, तो मेरा टर्नओवर बढ़ गया ना, कॉस्ट बढ़ गया मतलब सिंपल में। और अगर ये लोग रह गया, लेबर लोग, सब लोग, मेरे सारे एम्प्लॉयज लोग अगर रह गए, तो ऑलरेडी क्या होगा, तुम्हारा लेबर लोग मोटिवेटेड है, अल्टीमेटली एम्प्लॉय लोग मोटिवेटेड है, अल्टीमेटली मेरा लेबर टर्नओवर का कॉस्ट क्या हो रहा है। और लास्ट में क्या है, लो फ्लोटेशन कॉस्ट। लो फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, पैसा मंगवाने का कॉस्ट। अगर तुम कोई मार्केट में इशू कर रहा है शेयर्स को, तो उसका कॉस्ट होगा ना, प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, उनको बताएगा, अवेयर करवाएगा, ब्रोकिंग एजेंसी को रुपया देगा, ये सब कुछ करेगा ना। तो वही अगर हम अपना शेयर्स को एम्प्लॉयज को बांट रहे, तो मेरा तो घर के अंदर ही है, तो हमको उनको प्रोस्पेक्टस देना है क्या, जबरदस्ती का नहीं देना, तो मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, बिल्कुल कम है। चलेगा? कुछ भी डिफिकल्टी लगा अभी तक प्राइमरी मार्केट में, कुछ भी टफ लगा? पब्लिक इशू किया अपन ने, ठीक है, उसमें 2 आएगा ऑप्शन, आईपीओ एंड एफपीओ। राइट इशू किया अपन ने, फिर क्या था, प्राइवेट प्लेसमेंट, और लास्ट ऑप्शन क्या था, एम्प्लॉय के केस में 2 केस में, इसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर्स। डिफिकल्ट? इजी है ना? एकदम एकदम टफ लग रहा है कुछ भी नहीं ना? नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को अपन कैसे डिनोट करेगा, एज स्टॉक मार्केट, सिंपल, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्यों बनाया गया है, अल्टीमेटली पहले पढ़ने से पहले समझ लो, स्टॉक एक्सचेंज क्यों बनाया गया है भैया, सिंपल सा बात है, लोगों को एक जगह चाहिए था, एक मार्केट चाहिए था, जहां पे वो लोग आराम से बाय और सेल कर सके, क्या चीज, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, है ना, ताकि वो सेफ भी रहे। आज अगर मैं प्रॉपर्ली बीएससी एनएससी के थ्रू ट्रेड करता हूं, तो मेरे को टेंशन नहीं रहता ना कि भैया चलो ये स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, जहां पे मैं आराम से शेयर्स को खरीद सकता हूँ और बेच सकता हूँ। अगर नॉर्मल सा बात है, 2 जगह है आपका, आप एक बाइक खरीदने गए, सेकंड हैंड बाइक खरीदने गए एक ऐसी जगह में जहां पे कोई श्योरिटी नहीं है, जानते नहीं हो किसी को, वहां ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, या फिर एक जगह है ड्रूम वगैरह जैसे कोई, जहाँ पे सेकंड हैंड गुड्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर, शोरूम सब कुछ बनाया हुआ प्रॉपर्ली, विश्वास किस पे ज्यादा रहेगा आपको, सेकंड वाले में, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रक्चर होके रखा है, सिक्योरिटी है, लोग बाग कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को, है ना। वही चीज हमारा स्टॉक मार्केट में भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आपको पता होगा जैसे पहले, इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आपको पता है कुछ लोग मिलकर स्टॉक एक्सचेंज को शुरू किया था, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, ईओपी इसको बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और रेगुलेट कौन करता है इसको, सेबी। सेबी की वजह से ही लोगों के ऊपर एक भरोसा भी, लोगों के पास एक भरोसा है कि हाँ चलो ठीक है, कोई अथॉरिटी है जो कि रेगुलेट कर रहा। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, रिकॉग्निशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्या सीधा बात है, देखो ये एनएससी बीएससी जो है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, ठीक है, एनएससी बीएससी हो गया, स्टॉक एक्सचेंज इन जनरल जो होते हैं, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनको रिकॉग्नाइज कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, ये मार्केट है टू बाय, टू परचेज एंड सेल व्हाट, सिक्योरिटीज। ठीक है, टू परचेज एंड सेल सिक्योरिटी, इट इज अ मार्केट प्लेस फॉर द सिक्योरिटी, जहां पे आराम से अपन बाय सेल कर सकता। ठीक है, और
सिर्फ बाय सेल के लिए ऑप्शन दिया है या रेगुलेट भी करेगा वो लोग से? तो रेगुलेट भी कर रहा है कि प्रॉपर्ली सारा सिक्योरिटी स्टैक हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, किसी को ज्यादा शेयर तो नहीं जा रहा है, कम शेयर तो नहीं जा रहा है, सब कुछ जो है रेगुलेट होता है। ठीक है, इसमें कंपनी लोग को लिस्ट करने के लिए बोलता है। ठीक है, आपको पता होगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बीएसई में आप बिना शेयर्स को लिस्ट करे ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या बोलेगा लोग बाग कि भैया आओ आप अपना पहले लिस्टिंग करवा लो। ठीक है, अब लिस्टिंग कैसे करते हो आप स्टॉक एक्सचेंज में? लिस्ट पर समझ रहे हो ना, प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेते हैं ना ताकि आप जाके सामान को खरीद सके। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, अपने शेयर्स को आप लिस्ट कर रहे हो। अब लिस्टिंग कराने के लिए प्रॉपर फॉर्मेलिटीज, आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, रेवेन्यू स्टेटमेंट देने पड़ते हैं, तब जाके आपका कंपनी क्या होता है, लिस्ट होता है। समझ में आया? तो ये कौन करवाता है आपका? जनरली स्टॉक एक्सचेंज करवाता है। ठीक है, फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस थ्रू फ्रेमिंग, मतलब क्या हुआ कि कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन फॉर्म करके रखा है आपका? सेबी करके रखा है आपका। ठीक है, और इन रूल्स को जो सेबी ने दिया है उसको अवॉइड करना जरूरी है। समझ में आया आपको? ठीक है, लास्ट में क्या है आपका? फाइनेंशियल बैरोमीटर। आपको पता ही है, ये सीधा सा बात है, अगर नॉर्मल में मार्केट में अगर स्टॉक मार्केट गिरा है तो आपको समझ में आ जाएगा भैया इकोनॉमी इन जनरल भी क्या हो गया, गिरा है। और स्टॉक मार्केट अगर बढ़ा हुआ है तो जनरल में क्या समझ में आएगा आपको कि इकोनॉमी भी इन जनरल बढ़ रहा है। मतलब सिंपल सा बात है कि अच्छा खासा इंडिकेटर है ये। क्या? स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर। सेंसेक्स निफ्टी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इंडाइसिस है बताने के लिए कि भैया हमारा इकोनॉमी इन जनरल कैसे परफॉर्म कर रहा है। कोविड-19 आया, मार्केट में एज अ होल स्टॉक एक्सचेंज क्या हो गया, गिर गया था। ठीक है, समझ में? अब बीच में मार्केट नॉर्मल हुआ, तेजी आ गया, वापस यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, मार्केट वापस से गिर गया था, वापस से रिकवर कर रहा। समझ में? इट इज डायरेक्ट बैरोमीटर, इट इज सिंपल लैंग्वेज में क्या, इट इज अ इंडिकेटर टू शो हाउ द इकोनॉमी इन जनरल इज परफॉर्मिंग। क्या क्या समझ में आया आपको? नंबर 1 सबसे पहले क्या, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको रेगुलेट कौन कर रहा है? सेबी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको रिकॉग्नाइज करता है। ये क्या है? अल्टीमेटली इट इज अ मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स व्हाट दे परचेज एंड सेल व्हाट सिक्योरिटीज। रेगुलेट भी करता है ताकि प्रॉपर्ली सिक्योरिटीज जो है ट्रैक हो सके। कंपनीज को लिस्ट कौन करवाता है? स्टॉक एक्सचेंजेस करवाता है आपका, ताकि आराम से कंपनीज को जो शेयर्स है वो खरीद और बाय अपन कर सके। फिर डीलिंग किसके थ्रू होता है? अच्छा सॉरी, डीलिंग किसके थ्रू होता है? आपका मेंबर्स के थ्रू। आपको पता है इसमें सबको जाता है, ब्रोकर्स वगैरह सब कुछ जाता है। आप डायरेक्टली जो है कभी भी आप डायरेक्टली यू कैन नॉट बाय द शेयर्स इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मतलब ऐसे जाके नहीं हो सकता कि एनएससी वाले भैया 5 शेयर्स मुझे रिलायंस का दो। यू हैव टू गो थ्रू अ व्हाट, ब्रोकर। अब ब्रोकर आपका एंजल वन हो सकता है, जीरोडा हो सकता है, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल हो सकता है, ग्रो हो सकता है, कुछ भी हो गया। ये क्या हो गया? उनके ब्रोकर्स हो गए। अब ब्रोकर के थ्रू आपको खरीदना पड़ेगा। तो कई सारे लोग हैं ना इनके अंदर, ठीक है, कई सारे इनके मेंबर्स हैं, इनके थ्रू जो है काफी अलग अलग जगह में है, ताकि जो है स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, प्रॉपर्ली सिक्योरिटीज वगैरह सेल और बाय हो सके। रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बना के रखा है? आपका सेबी बना के रखा है, और सबको फॉलो करना जरूरी है। लास्ट में क्या, इट इज अ फाइनेंशियल पैरामीटर, आल्सो फाइनेंशियल इंडिकेटर, दिखाता है कि भैया इकोनॉमी इन जनरल जो है किस तरीके से फंक्शन कर रहा। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, अब ये जो है पुश ओवर पॉइंट है, पुश ओवर पॉइंट्स जो कि आया हुआ है। अगर आपके ऊपर के पॉइंट्स क्लियर है तो नीचे के पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑल दिस पॉइंट्स आर नो फन टू टीच। ठीक है, ये खाली सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, इसकी वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स अ कंटीन्यूअस एंड रेडी मार्केट। ऑब्वियसली में पता ही है, आज के डेट में अभी 3 साढ़े 3 बजे तक हम लोग कभी भी कोई भी शेयर्स को खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अपने दाम के हिसाब से। ठीक है, फिर मुझे बताओ, क्या जितने भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं सब में शेयर्स का वैल्यू रहता है या नहीं रहता है? ऑब्वियसली रहता है। कैसे इवैल्यूएट करता है वैल्यूज को? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इससे शेयर का डिमांड ज्यादा है, उसका दाम भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसका सप्लाई ज्यादा है बट डिमांड कम है, उसका रेट क्या हो जाएगा? कम। और हेल्प करता है क्या? स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप लिस्टेड हो तो कोई भी नॉर्मल सा बात है कि भैया अगर आप मार्केट में लिस्टेड हो, आपको मतलब एक रेपुटेशन है मार्केट में, अल्टीमेटली बोरोइंग वगैरह मिलना, अगर आप पब्लिक से पैसे उठाओगे, आज रिलायंस अगर मार्केट में पैसा उठाया तो उसको ज्यादा इजी से मिलेगा या फिर कोई लोकल कंपनी होगा उसको जल्दी से मिल जाएगा? बिकॉज इट इज बीइंग लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आपको? 3 चीज पॉइंट है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? इट इज अ कंटीन्यूअस एंड रेडी मार्केट। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? इट फैसिलिटेट्स इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? फैसिलिटेट्स पब्लिक बोरोइंग। समझ में आया? तो सीईपी, हाँ, पीईसी जैसे, ठीक है, तो पब्लिक बोरोइंग इवैल्यूएशन के लिए काम आता है, सिक्योरिटीज, और इट इज अ कंटीन्यूअस एंड रेडी प्रोसेस। ठीक है, कुछ ऐसे निमोनिक्स बना लेने से इजी रह जाता है टॉप पॉइंट्स, ये सब दिमाग में रहेगा नहीं आपको। ठीक है, बट ये सब जरूरी पॉइंट्स है। ठीक है, क्योंकि देखो चैप्टर क्या है, चैप्टर में इस बार ना टॉपिक्स बहुत लिमिटेड कर दिया ना, तो इसलिए हर टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, क्लियर है ना बिल्कुल यहाँ तक?
ठीक है, चलेगा? बस 2-3 पॉइंट करा रहा है, बस खत्म। चेक ऑन ब्रोकर्स में क्या लिखा हुआ, यही सेम कंटिन्यू हो रहा है। 3 पॉइंट मैंने यहाँ लिखवा दिया, पीछे का 4 पॉइंट का लिखा नंबर 1 चेक ऑन ब्रोकर्स। ठीक है, चेक ऑन ब्रोकर्स में क्या है अल्टीमेटली कि भैया स्टॉक एक्सचेंज जो है देखता रहता है कि ब्रोकर्स को बदमाशी तो नहीं कर रहा है। किसके थ्रू करता है? ये सेबी के थ्रू करता है। ठीक है, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है ना भैया, देखो सीधा बात है, आज मैं एनएससी बीएससी में क्यों ट्रेड करता हूँ? और स्टॉक एक्सचेंजेस नहीं है क्या? द आंसर इज नो। ऐसा नहीं कि और नहीं है, बट इनमें फायदा क्या है कि भैया सेफ्टी और सिक्योरिटी। तो ये सेम पॉइंट कहां पे था? पहले भी था, उसके थ्रू आ जाए। देखो मल्टीपल चीज याद करो तो फायदा नहीं है, उससे जब वो याद करो जो कॉमन है। ठीक है, रेगुलेट्स द कंपनीज मैनेजमेंट। कंपनी मैनेजमेंट, देखो ये वाला पॉइंट अच्छा है, आपको पता होगा कि कंपनी को कंपनीज एक्ट जो है फॉलो करना पड़ता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अब सेबी के कई सारे लॉज जो है वो कंपनीज एक्ट से मैच करते हैं, तो वहां पे क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल देखो सीधा सा बात है, अगर आपको कोई सजा की वजह से, कोई चीज की वजह से पापा से डांट पड़ी रहा है, ठीक है, बराबर, और वही सेम प्रॉब्लम में या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको मम्मी से भी डांट पड़ेगी, तो उससे बेटर क्या, पापा ये दोनों जगह का डांट दे आपको। इन सिंपल लैंग्वेज सेबी जो है, ठीक है, सेबी जो है आपका, उसमें कंपनीज एक्ट की कई सारी चीजें थोड़ा सा कॉमन भी है। तो सेबी बोलता सुनो कंपनी एक्ट, तुम तो अपना शांति से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही तुम्हारे बिहाफ में क्या करता हूँ, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने हैं, जो भी कंपनी के खिलाफ पेनल्टीज लगाने हैं, वो मैं ही अपने बिहाफ में लगा देता हूं, ताकि अननेसेसरी दो चीजों का क्लैश नहीं हो। और लास्ट पॉइंट देखो, हेल्दी स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है आपका? सट्टा लगाना, ठीक है, बट ये अनफेयर सट्टा नहीं है, ये क्या है? हेल्दी है कि भाई डिमांड सप्लाई के हिसाब से जिस भी शेयर का ज्यादा वैल्यू होगा, उस वैल्यू का उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया आपको? क्लियर है? पक्का समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है ये वाला पार्ट? डन? ठीक है, क्या क्या पॉइंट आपका? नंबर 1 क्या लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए? इट प्रोवाइड्स अ कंटीन्यूअस एंड रेडी मार्केट। ई से क्या था? इट हेल्प्स इन इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। फिर पब्लिक बोरोइंग में काम आता है आपका, बोरोअर्स के ऊपर चेक डाल के रखता है। ठीक है, सेफ्टी एंड क्या, सिक्योरिटी इन डीलिंग्स है आपका। ठीक है, कंपनी मैनेजमेंट में काम आता है आपका, एंड इट हेल्प्स इन व्हाट? हेल्दी स्पेकुलेशन। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट बताओ क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा शायद मेरे हिसाब से। हाँ, इसको आज का लास्ट रख लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कोई चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला। ठीक है, कल परसों जब भी अपन करेंगे चैप्टर खत्म हो जाएगा। दैट मींस विल बी लेफ्ट विद चैप्टर नंबर 5 पे कुछ टॉपिक्स दैट हम लोग को शायद मुश्किल से 3 चैप्टर, वो तो हो गया। ठीक है, 3 क्लासेस और बचेगा खत्म। ठीक है, आज का तरीका 6 10 के पहले पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई ट्राई 7 8 9 कंटिन्यूअसली ओनली, बट कल शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 8 तो श्योर है, होगा ही होगा। 9th को 9 तक खत्म हो जाएगा जहां तक लग रहा है। बाद में आएगा, शाम को ही होगा जो होगा। ठीक है, जो भी है थोड़ा सा पहले का आ जाता है सब, अभी पढ़ने का टाइम में तो प्रैक्टिकल्स आ रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक मार्केट देखो, क्योंकि ये चीज पढ़ा आप लोग स्टॉक एक्सचेंज वाला चीज में, तो एक हो गया, पहला था नॉर्मल नेचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फिर क्या पढ़ा? फंक्शंस, फिर तीसरा क्या पढ़ रहा अपन? इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस तुम्हारा 3 टाइप, एग्जाम में क्वेश्चन फंक्शन भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंस भी पूछ सकता है। ठीक है, डिस्टिंक्शन होना चाहिए। फंक्शंस था 7 पॉइंट, और इंपॉर्टेंस है 3 के बिहाफ में। 3 कौन सा हो गया? नंबर 1 इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर के हिसाब से क्या अच्छा चीज है? उसके बाद जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिल रहा है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, वो क्या, रिलायबल है, टेस्टेड है, वेरीफाइड है। ठीक है, नंबर 2 क्या है? उसको पता है मार्केट का क्या पोजीशन है, कब सेल करना है, कहां सेल करना है, कहां बाय करना है, प्रोटेक्शन है उसको। ऐसा नहीं कि टॉम डिक एंड हैरी कोई भी कंपनी आके शेयर्स अपना लिस्ट करवा रहा है, प्रॉपर्ली वेरिफिकेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, और हमारी तरफ से भी जो खरीदने वाला है उसका भी प्रॉपर केवाईसी वगैरह होता है, दोनों साइड से क्या हो रहा है, प्रॉपर ट्रैकिंग हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन हो रहा है आपका मार्केट में। और गाइडेंस एनालिसिस तो पता ही है कि कौन सा मार्केट बढ़ रहा है, कौन सा गिर रहा है, वो सबका एनालिसिस अपने को मिल जाता है। तो 4 पॉइंट हो गया आपका। इंपॉर्टेंट ज्यादा कौन सा भैया? ये वाला इंपॉर्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी का क्या है? एक एक्रेडिटेशन मिलता था भाई कि वो लिस्टेड हो गया, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो अपने आप में एक वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, अल्टीमेटली उनका शेयर वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है, एंड इन सिंपल लैंग्वेज मार्केट वैल्यू भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड फ्रॉम द सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू, जितने कंपनीज लिस्ट होंगे उतने अच्छा है या नहीं?
बिकॉज दे विल हेल्प इन व्हाट, डेवलपिंग फास्ट कैपिटल फॉर्मेशन। कंपनी लिस्ट होगा, पब्लिक को शेयर्स अलॉट करने मिल जाएगा, तो कई लोग जो है खरीदना शुरू कर देंगे। अल्टीमेटली क्या, पैसा जो है अच्छा खासा जनरेट हो जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन जनरल होगा, क्योंकि जितने कंपनीज लिस्ट होंगे दैट शोज दैट कोई भी कंट्री का कंपनी जो है अच्छे चल रहे हैं, एज अ रिजल्ट जो अच्छा काम कर रहा है वो लोग। और आपको पता था, मैंने बैरोमीटर याद है, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी हो रहा, ठीक है। एंड नेशनल प्रोजेक्ट्स में क्या आएगा, सब काम आता, ठीक है। इसके बाद है क्या, समझ लो खाली एक बार के लिए। सेबी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। सेबी का आपको क्या है, क्या फॉर्म होता है, ये वाला पार्ट, फंक्शंस क्या है और इनका पावर्स क्या है, ठीक है। सेबी का आप बोलोगे भैया इंपॉर्टेंट है क्या, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पावर्स, ठीक है। आज नहीं करा, ठीक है। सेबी का पावर, फिर एंजल इन्वेस्टर्स वाला पॉइंट है आपका, ठीक है, एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। तो नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर नंबर 6 जो है खत्म हो जाएगा। तो वी डन विद 3, डन विद 4, उसके बाद 6 जो है कल परसों तक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग 3, 4, 5 आराम से कर लो, रिवीजन कर लो प्रॉपर्ली। उसके बाद सॉरी 3, 4, 6 प्रॉपर्ली कर लो, 5 जितना कराया उतना कर लो। फिर 5 थोड़ा सा टॉपिक्स बचा हुआ है, खाली वर्किंग कैपिटल और इन्वेंटरी वाला पार्ट वो खत्म कर लो। सीबी वाला पार्ट दिया हुआ नहीं आ रहा क्या, ठीक है, तो नहीं करवाएगा फिर। एक बार देख लेना तुम लोग, चेक कर लेना, आज तो करवाया ही नहीं है। हाँ? एक सेकंड भैया बता रहे हैं, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आज करवाया तो है नहीं वाला पार्ट। देख लो, कोई दिक्कत नहीं है।